बिहार प्रदेश के भागलपुर में एक आईएएस ऑफिसर अपनी टीम के साथ, जिसमें 9 गनर होते हैं, एक अर्दली होता है और एक बाबू होता है जो कि स्टेनो बाबू होता है। वो औचक निरीक्षण में थे और इसी बीच में एक एसडीएम भी अचानक से आ जाता है। और जैसे ही एसडीएम आता है, एसडीएम ने देखा और देखकर बातचीत करना शुरू कर दिया। कहा कि साहब, आपको पहले कभी देखा नहीं है, मैं इसी इलाके का एसडीएम हूं, क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही एसडीएम ने यह बात कही, आईएएस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। फिर वो एसडीएम यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि एसडीएम साहब ये कहने लगते हैं आईएएस ऑफिसर से, साहब आपका नाम क्या है और आपका बैच कौन सा है, यानी कि आप किस बैच के ऑफिसर हैं। जैसे ये कहा जाता है तो आईएएस ऑफिसर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि एक थप्पड़ मार देते हैं एसडीएम को खींचकर। एसडीएम ने जब कुछ कहने की स्थिति में थे तो इसी बीच में एक और थप्पड़ आ जाता है और फिर एसडीएम साहब एकदम शांत हो जाते हैं। ये आईएएस ऑफिसर जो होता है अपनी टीम से कहता है कि चलो यहाँ से, यहाँ इन लोगों ने हमारी काफ़ी बेइज्जती कर दी है, ठीक है हम इन्हें देख लेंगे, यानी कि अब मामला है उच्च अधिकारियों से बात करके फिर इनका मैं कुछ कराता हूँ। इतना कहकर वो अधिकारी वहाँ से निकल जाता है। एसडीएम साहब 2 थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या है, अचानक से वो कौन था, कहाँ से आया, क्यों था 2 थप्पड़ मारे, और इस बात का वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहते थे। वक्त कुछ आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद पता चलता है वो असली आईएएस ऑफिसर नहीं था, बल्कि फर्जी था। और फर्जी के साथ साथ उसने लगभग 2 करोड़ रुपए की तो उसने ठगी कर ली थी, और साथ ही उसने शादीशुदा होने के बावजूद भी 4 गर्लफ्रेंड होती हैं। 4 में से वर्तमान में जब वो पकड़ा जाता है तब उसके 3 गर्लफ्रेंड जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ये कैसे पकड़ा जाता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश से, लेकिन बात कर रहा हूं 7 नवंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना प्रभारी होते हैं अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ स्टेशन पर औचक निरीक्षण कर रहे थे और वो ट्रेनों की तलाशी ले रहे थे, देख रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे ही अर्जुन सिंह आगे बढ़ते हैं, एक बोगी में पहुंचते हैं और बोगी में पहुंचने के बाद करीब करीब 40 साल का एक युवक हुआ। वो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन वो अधिकारी को देख के एकदम सकपका जाता है, थोड़ा डर सा जाता है। इसी बीच में जो अर्जुन सिंह होते हैं वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, उनकी टीम आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उस लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं भी तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के ने बताया, जी मेरा नाम मुकुंद माधव है। पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो बताता है, साहब मैं बिहार की राजधानी पटना है, पटना के पास ही एक मोकामा जगह लगती है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो। कहता है कि साहब पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी कॉपी किताबों की दुकान है, बस इतना था। तुम घबराए क्यों, क्या बात है। जब अधिकारी ने एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया तब उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वो डर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह तो है क्या। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारी अपनी तलाशी ली जाएगी। उसकी तलाशी ली जाती है तो तलाशी के बाद भी कुछ नहीं निकलता है। उसके बावजूद भी वो घबराया हुआ था, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। उसके चेहरे को, उसके शरीर की उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद एक अंदाजा अलग से ही लग रहा था। इसी बीच में इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में लगातार सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार ये घबरा क्यों रहा है, क्या बात है, क्या नहीं है। उससे पूछा भी जाता है लेकिन वो कुछ सही से जवाब नहीं दे पाता। आखिरकार इंस्पेक्टर साहब ने जो वहां पर आसपास सामान रखा हुआ था उस सामान की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वहीं पर एक बैग रखा हुआ था और जैसे ही उस बैग पर हाथ रखा जाता है, पूछा जाता है कि ये बैग किसका है। वहां आसपास जो और यात्री बैठे हुए थे उस डिब्बे के अंदर, तो सभी यात्री कह देते हैं कि जी हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो मुकुंद माधव है उसको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि साहब ये बैग मेरा है। जैसे उस बैग की चैन खोली जाती है, उसके अंदर 500 के नोटों से भरा हुआ था। अब उस बैग की जब गिनती की जाती है कि कितने नोट हैं उसके अंदर, तो उसमें 99,90,000 रुपए थे। इतने सारे रुपए लेकर एक व्यापारी आखिरकार कहाँ जा रहा है। 7 नवंबर की तारीख थी और वैसे भी बिहार में उस वक्त इलेक्शन चल रहा था। तब पुलिस ने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। उस व्यापारी ने कहा कि साहब पैसे तो मेरे ही हैं, मेरे पैसे हैं, मैं किसी किसी से लेके आ रहा हूँ। जब लेके आए हो तो उसके बारे में सबूत दीजिए। जब सबूत मांगा गया तो सबूत नहीं दे पा रहा था। शुरुआत में इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया। मुकुंद माधव ने आखिरकार जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछा तब जाकर उसने पूरी कहानी बयां की। उसने कहा कि साहब मैं पेशे से व्यापारी हूं, रहने वाला बिहार के पटना के पास मोकामा है वहां का,
और दुकान उसकी कागज पेंसिल वगैरह की है। एक ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरकारी ठेका दिलवाऊंगा और वो थोड़ा बहुत का नहीं होगा, लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, लेकिन इसके लिए बदले में तुम्हें कुछ खर्च भी करना होगा। साहब, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, ना तो ठेका मिला, और जब मैंने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने मुझे 99,90,000 रुपये वापस किए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था इस बैग के अंदर कितना रुपया उसने मुझे वापस किया है। बस इतना सुनना था। पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है वो। उसने कहा साहब एक आईएएस ऑफिसर है, और आईएएस ऑफिसर के बारे में जब बातचीत की जाती है कहाँ है कहाँ नहीं है, तब पुलिस वालों ने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों से सलाह मशवरा लिया गया जाता है, इसमें डीएम भी, इसमें एसएसपी भी, ऐसे अधिकारी शामिल हो जाते हैं। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है, बात बिहार तक पहुंच जाती है, बात उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल जब तेजी के साथ शुरू होती है तो शुरुआत में एलआईयू को जांच दी गई थी, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आईएएस ऑफिसर का मामला था, किसी पर ऐसे ही हाथ डालना ठीक नहीं था। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है, एलआईयू अपनी तरफ से जांच कर रही है, और जांच के बाद जो चीज निकल के सामने आती है बस उसी की चर्चा बस पूरे प्रदेश भर नहीं बल्कि भारतवर्ष में सोशल मीडिया के माध्यम से होना शुरू हो जाती है। बिहार प्रदेश का जिला लगता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी का एक गांव लगता है महसोल। महसोल गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह होता है। ये ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह पढ़ने में शुरू से ही होशियार होता है, चाहे कक्षा 1 की बात करें या फिर इंटर की बात करें या फिर उससे ज़्यादा की बात करें। जब उसके पिता, जिनका नाम चलीवर राम होता है, जो कि पेशे से पेंट पॉलिश का काम करते हैं, वो अपने पिता के साथ भी काम में हाथ बढ़ाया करता था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। एक लड़की से प्यार हो जाता है, साल 2016 में उस लड़की से भागकर शादी कर लेता है। लड़की तैयार थी उससे शादी के लिए, इसलिए कोई ज़्यादा विवाद नहीं होता। हालांकि एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो एफआईआर भी बाद में ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साल 2019 में उसने मैथ से एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ने में होशियार था ही, वो डीआईओएस ऑफिसर बनना चाहता था, यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक वो बनना चाहता था, और उसके लिए वो सिविल की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी बीच में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, और उस कोचिंग सेंटर में जो आसपास के युवा हैं, युवतियां हैं, उनको भी काम पढ़ाया जाए। उनको पढ़ाएगा तो खुद भी पढ़ेगा, और उसके बाद फिर जल्दी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। साल 2022 में आदित्य सुपर 50 के नाम से वो एक सीतामढ़ी में कोचिंग सेंटर खोल देता है, और इसी बीच में उसके पास कुछ पैसे की कमी पड़ जाती है। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उसने एक लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उस लड़के ने 2 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दिया। वो गरीब टाइप का लड़का, उसने जब पैसे का इंतजाम कर दिया, उसकी ना नौकरी लग रही थी ना ही उसके पैसे वापस हो रहे थे। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार बार कहता है कि गुरुजी मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मेरी नौकरी लगवाओ। अब ना पैसे वापस ना नौकरी मिल रही है। ऐसी स्थिति में वो लड़का नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, और वहां जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज करा देता है। गुरुजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। जैसे एफआईआर दर्ज होती है, अब गुरुजी की जो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पहला जो मुकदमा था बीवी वाला, क्योंकि वो सहमति से गई थी, दोनों वालिग होते हैं और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो मामला था 2 लाख रुपए की ठगी का, अब उसे ऐसा प्रतीत हो जाता है कि उसका जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है। वो सरकारी की नौकरी के लायक बचा ही नहीं है। अब यहां से वो रातों रात गायब हो जाता है। करीब करीब 1 साल तक गायब रहता है, और 1 साल के बाद जब वापस लौट कर आता है एक नई कहानी के साथ, उसने कहा कि यूपीएससी 2022 उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसको आईएएस ऑफिसर का कैडर मिला है। बस इतना था। ये सुनने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, मिलने वाले जितने लोग थे, वो खुश हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा काम किया है। 1 साल घर से दूर रहा और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, यानी कि एग्जाम की तैयारी वो पहले से कर रहा था, वो तो सिर्फ रिजल्ट लेके सामने आता है। अब इसके बाद इसका जो साला होता है, नाम उसका अभिषेक होता है। अभिषेक को पूरी कहानी बता देता है कि वो कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना है, लेकिन यहां से उसके दिमाग में आता है कि वो पढ़ लिख तो सकता नहीं है, आगे कुछ कर सकता नहीं है, इसलिए फर्जी आईएएस ऑफिसर बन जाए तो कैसा रहेगा। अभिषेक ने साथ दिया। अभिषेक ने फर्जी आईडी बनाई, नेम प्लेट बनाई, और सब कुछ ये तैयारी करना शुरू कर दिया। कैसे कैसे अब जाल बिछाना है, कैसे कैसे लूटपाट करनी, कैसे कैसे लोगों को ठगना है। अभिषेक पूरी मदद कर रहा था, और मदद करने के बाद उसने एक मीटिंग कराई। 2024 की बात है, सितंबर का महीना होता है। अररिया बिहार में एक होटल है, वहां होटल में मीटिंग हो रही थी, और पटना मोकामा का एक व्यापारी होता है, और व्यापारी मुकुंद माधव जिसका नाम होता है, मुकुंद माधव से जब मीटिंग थी तो ये शर्त रखी गई थी कि मुंह दिखाई में 10 लाख रुपए देना पड़ेगा।
मुकुंद माधव तैयार हो जाता है, कहता है कि साहब अगर मुझे बड़ा ठेका मिलेगा तो मुझे क्या दिक्कत है। यानी कि पहली ही मीटिंग के 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। साले बहनों ही खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से जिंदगी आगे बढ़ेगी और बहुत तेज चलेगी। ऐसी वक्त आगे बढ़ रहा था। अप्रैल 2025 की बात है। उसने एआई की मदद से, जब एआई आता है तो एआई में जो भी आप डालेंगे कि कोई टेंडर के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो वो आपको सटीक सी जानकारी देता है और पूरा परफॉर्मा तैयार करता है। जैसे अखबार प्रकाशित होता है वैसे अखबार, जैसी न्यूज चाहो वैसी न्यूज बन के आ जाएगी। सब कुछ एआई की मदद से उसने किया और एआई की मदद से उससे सामने वाले को ऐसा भरोसा दिलाया कि मैं आपको 200 करोड़ रुपए का एक टेंडर है जो सरकारी ठेका है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खर्च करने पड़ेंगे। 10 लाख तो उसने पहले लिए थे मुंह दुखाई में, बाद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद में फिर उसने डिमांड की 25 लाख रुपए फिर से लिए जाते हैं और साथ में 2 लग्जरी गाड़ियां भी गिफ्ट की जाती हैं। साथ ही बहुत अच्छे खासे तादाद में उसको सोना यानी कि ज्वेलरी भी गिफ्ट की जाती है। अब यहां से इसका जो हाव भाव रूप रंग था इस फर्जी आईएएस ऑफिसर का बदल जाता है और कुछ इस तरह से बदलता है। वो इनोवा कार में चलता था, खुद उस पर लाल बत्ती लगी होती थी, उसके पीछे एक और कार चलती थी और उस कार के अंदर उसके लगभग 8-10 सुरक्षा कर्मी होते थे। सुरक्षा कर्मियों की भी एक ड्रेस अलग टाइप की होती थी, उनके पास आधुनिक हथियार भी साथ में, उनकी जैसे आर्मी वालों की अपनी यूनिफॉर्म होती है ऐसे ही उनकी पैंट वैसी थी और कैप भी आर्मी वालों जैसा था, लेकिन जो शर्ट थी यानी कि टी शर्ट वो ब्लैक कलर की होती है। वो आराम से घूमते हैं, इधर उधर रहते हैं, सब अपना काम कर रहे थे और कहीं भी जाना, औचक निरीक्षण करना। एक अर्दली होता है, फाइल लेके चलता है साहब के साथ, नेम प्लेट लगी हुई है। वैसे भी आईएएस को रोकने की किसी के अंदर हिम्मत तो होती नहीं है। ऐसे ही एक वाकया होता है। एक बार ये अचानक से औचक निरीक्षण कर रहे थे और एसडीएम साहब की वहां पर दस्तक हुई, यानी कि उस इलाके के जो एसडीएम साहब थे अचानक से आते हैं। एसडीएम साहब ने पूछा कि भाई सर आप कौन है, आपका नाम क्या है, बस इतना पूछताछ करना था, बैच कौन से बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। जब ये पूछा, लगा कि मैं फंसने वाला हूं, तो उस आईएएस उस एसडीएम को शांत करने के लिए पहले एक थप्पड़ मारा, इससे पहले कोई दूसरा सवाल पूछता फिर दूसरा थप्पड़ मारा, तो एसडीएम साहब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन इस मामले की एफआईआर कभी भी दर्ज नहीं होती, क्योंकि एसडीएम साहब को ऐसा लगता है कि जब एफआईआर कराएंगे तो जाहिर सी बात है अखबारों में छपेगा, और अखबार में छपेगा तो फिर फोटो भी आएगा, एसडीएम साहब का नाम भी आ जाएगा और चेहरा भी आ जाएगा। पूरी जिंदगी वो थप्पड़ लोगों ने याद दिलाते रहेंगे कि देखो एक फर्जी आईएएस ऑफिसर से पिट गए। तो ये बात कभी अखबारों में नहीं आती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गुलरिहा थाना लगता है, उसके अंदर एक भट्ट हर एक जगह लगती है, वहां पर एक सरकारी विद्यालय होता है। सरकारी विद्यालय में ये पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं चेकिंग करने के लिए। वहां वैसे भी प्राइमरी के टीचर थे, एकदम डरे सहमे घबराए हुए थे। गांव के लोगों तक बात पहुंच जाती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो घबराया हुआ नहीं था। शिक्षक ने पूछा, जी सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हो, क्या है, यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तब उन्होंने कहा कि मैं 2022 का यूपीएससी मैंने क्लियर किया था, आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के अलग अलग विभागों की जांच पड़ताल के लिए भेजा है। मैं आपके विद्यालय को चेकिंग करने के लिए आया हूं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह की बात जब शिक्षक से कही जाती है, शिक्षक ने दरअसल जो देखा था, जो सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी, कभी तो वो लग रही है असली सी, कभी नकली लग रही थी। नकली इसलिए क्योंकि उनके कोई जैसे पुलिस का लोगो होता है ऐसा कुछ भी नहीं था, सादा वर्दी में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। यहीं से उसको शक होता है और एक फौजी यानी कि एक उसके गार्ड के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो। तो बताते हैं, कोई बताता है कि मैं असम का रहने वाला हूँ, तो कोई दूसरी जगह का बताता है। उनकी बोलचाल भाषा भी बिल्कुल अलग होती है। इसी बीच में उस शिक्षक ने और कई जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्हें पूछा कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, कहाँ से मिलती है, कि सैलरी तो हमें साहब ही देते हैं। फिर ये पूछा जाता है कि सैलरी साहब देते हैं, और दूसरा जो जो इनका अर्दली है, स्टेनो बाबू है, इनकी सैलरी कहाँ से मिलती है, उनकी सैलरी भी ये साहब ही देते हैं, ये बड़ा ख्याल रखते हैं। इस तरह की बातें जब बताना शुरू किया, शिक्षक को शक हो जाता है। जब शक होता है तभी सवाल करते हैं, और उन सवालों का जवाब में जब फंसने की स्थिति आ जाती है तो आईएएस ऑफिसर जल्दी से जल्दी जांच करके उस स्कूल से वहां से निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते इन्होंने, जब जांच पड़ताल चल रही थी, एलआईयू की जांच अलग थी, पुलिस की जांच अलग थी, तो पता चलता है कि लगभग 40 लोगों से ये ठगी कर चुके हैं। 40 लोगों को ठग चुके हैं, उनसे पैसे या फिर उनके साथ कुछ और। जैसे क्या, शादीशुदा होने के बावजूद भी जब ये इन्होंने सोशल मीडिया पर, इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब इनके आईडी बनी हुई थी, इनके साले साहब जिनका नाम अभिषेक होता है, बड़ी अट्रैक्टिव इन्होंने उनकी आईडी बनाई हुई थी। लड़कियों की बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आने लगती है। आसपास की 4 ऐसी लड़कियां थी जो झमेले में फंस जाती हैं, और झमेले में फंसने के बाद उनसे बस प्यार मोहब्बत की बातें, शादी की बातें,
कुल मिला के वो उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं और 4 गर्लफ्रेंड में से 3 को वो प्रेग्नेंट कर देता है। जब पकड़ा जाता है तब ये बात लोग सामने आती है। यदि 7 नवंबर 2025 को 99,90,000 गोरखपुर की जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ के जीआरपी पुलिस नहीं पकड़ती तो शायद ये आईएएस ऑफिसर जो फर्जी था वो एकदम से पकड़ा नहीं जाता। जैसे ही 7 नवंबर को ये मामला हुआ था, ठीक 11 नवंबर को एक लड़की थाने में पहुंच जाती है और कहती है कि साहब ये फर्जी आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि उसने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ने के बाद वो थाने में जाती है और पूरी कहानी बयां करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इससे मुलाकात हुई थी, 2 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा था और ये शादी की बात भी कर रहा था। उसकी भी तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। 9 दिसंबर 2025 को इस फर्जी आईएएस ऑफिसर की, इसके साले की और साले का एक खास दोस्त होता है परमानंद गुप्ता की भी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी मदद वो कर रहा था। ये भी रहने वाला होता है गोरखपुर का और इन्होंने सीतामढ़ी छोड़ दिया था। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रह रहे थे। जब इन्हें पता चल गया था कि हाँ मैं फंसने वाला हूं तो फिर लखनऊ रहना शुरू कर दिया। एलआईयू जांच पड़ताल कर रही थी और एलआईयू इनके पीछे पड़ जाती है ये पता करने के लिए आखिरकार ये क्या क्या कांड किए हुए हैं। इनके कर्म कांड के बारे में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। शादीशुदा होने के बाद इनको 2 बेटे होते हैं। एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास है, दूसरा बेटा लगभग जिसकी उम्र 6 साल के आसपास है। पुलिस इन कहानियों को, इन कड़ियों को जोड़कर इनमें मामले में चार्जशीट लगाएगी और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में पेश करेगी और जो बाकी की जिंदगी है, जो ऑफिसर बनकर घूम रहा था फर्जी, शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से इसने ललित किशोर ने ये काम किया है, फर्जी आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों को लूटने का काम कर रहा था, लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, उन्हें प्रेग्नेंट भी कर रहा था, ये वाकई अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। लेकिन शायद उसे नहीं आएगी शर्म जिसने ये काम किया है, क्योंकि अगर उसे ऐसे आती शर्म तो शायद वो ऐसा काम ही क्यों करता। जाते जाते मोहम्मद जहीर हैं, आयुष हैं, केशव पांडे हैं, आज इनका जन्मदिन है। इन तीनों को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें एडवोकेट कनक मिश्रा, प्रदीप चौधरी, मकसूद अंसारी, डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से, अभी यादव अयोध्या से, रविंद्र फौजी अंबेडकर नगर से, शिवम मौर्य, जीवन सिंह, टेकचंद सिंह हिसार से, आमिर अली, राशिद अरबाज दिल्ली से, गौरव कुमार, संतोष कुमार, दीपक डागर, हरिओम पाल, सावेज गुज्जर, धनंजय सिंह, मोहित गोस्वामी, चमन कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।